जो 8 फरवरी को सूरत-ए-हाल थी वही इन ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर सूरत-ए-हाल है, कोई तब्दीली नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात ज़्यादातर पीटीआई हार जाएगी कि जी बड़ी बगावत हो रही थी और ऐमन बिलाल को इसलिए निकाला गया है कि वो इमरान खान के हामी थे। फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल को घर भेजने का यही तरीका है कि उसको घर भेजने के लिए रिटायरमेंट का कह दिया जाता है। ये जो धरना कराई फैज़ रहा था, जो धरना कराई फ़ौज रही थी उसकी ज़िम्मेदारी आप पंजाब हुकूमत पर डाल दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं? सर मैं तो ठीक हूँ लेकिन बहावलनगर हर जगह बहावलनगर हो रहा है। अब पीटीआई की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस वाक़ये की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। तो अंदर की बात क्या है, पीटीआई क्यों इस बात पर इतना ज़ोर दे रही है? इस मामले को इतना हाइलाइट क्यों किया जा रहा है? एक तो उनका जो फ़ौज के खिलाफ एजेंडा है, वो समझते हैं कि अगर बहावलनगर के वाक़ये दब गया या उसकी बातचीत ख़त्म हो गई, तो फ़ौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, वो ख़त्म हो जाएगा। एक वो बहावलनगर के वाक़ये को फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए बतौर एक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि इस वाक़ये की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, तो फिर मैं उमर अयूब साहब ये भी बता दें कि उन्हें किस जज की इंक्वायरी पे कबूल होगा अगर हम काज़ी फ़ायज़ ईसा की ज़ेर-ए-सदारत को इंक्वायरी कमीशन बना देंगे, तो उन्हें कबूल नहीं होगा। फिर हम उसके अलावा को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बना देंगे, वो कबूल नहीं होगा। तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ ये भी तो साथ बता दें ना कि अगर इन जजेस में से किसी एक से इंक्वायरी कराएँगे, तो हमें कबूल होगी और अगर इन जजेस से इंक्वायरी कराएँगे तो हमें कबूल नहीं होगी। क्योंकि को आधे जजेस हैं जिनके जिनके बारे में इस वक़्त पीटीआई का मौक़िफ़ है कि वो हमारे केस ना सुने, आधे जजेस हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि ये हमारा केस ज़रूर सुने और इनके अलावा हमारा केस कोई ना सुने। अब वो देख लें कि उन्हें जजेस में से कौन से जज ऐसे पसंद हैं, जो उनके ख़्याल में बावलनगर वाक़ये में फ़ौज के खिलाफ सारी तहकीकात करके एक फ़ौज के खिलाफ चार्जशीट जो है, वो तहरीक-ए-इंसाफ के हाथ में दे देंगे, जिसका तहरीक-ए-इंसाफ सियासी फ़ायदा उठा सके। क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी तो तहरीक-ए-इंसाफ चाह रही है ना अपने सियासी फ़ायदे के लिए और वो चाहती है कि फ़ौज के खिलाफ एक उसे प्रोपेगेंडा मिल जाए, एक चार्जशीट मिल जाए, जिसको वो इस्तेमाल कर सके। तो बहरहाल खाली जुडिशियल इंक्वायरी नहीं उमर अयूब साहब साथ वो किसी जज का नाम भी बता देते कि अगर इससे कराई जाएगी तो हमें कबूल है और अगर और किसी से कराई जाएगी तो हमें कबूल नहीं है। वो भी बता दें क्योंकि फिर बाद में इंक्वायरी पर को मुस्तरद भी करना है इन्होंने, फिर इंक्वायरी को इन्होंने जज पर अदम एतमाद का इज़हार भी करना है। तो ये मेरा मतलब है कि वो भी साथ बता देते। सर यहाँ पर एक और बात भी है जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा उमर अयूब की जानिब से कहा गया है कि जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन से कबल प्री पोल धांधली का मंसूबा भी बना लिया गया है। तो ये कौन-सी धांधली की बात कर रहे हैं? बिल्कुल धांधली कौन-सी कर रहे हैं? वही जैसे 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं वैसे ही बल्दियात ज़िमनी भी हो रहे हैं। अगर 8 फरवरी को उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, तो ज़िमनी में भी नहीं है। अगर 8 फरवरी को इमरान खान जेल में था, तो इन ज़िमनी में भी इंतखाब इमरान खान जेल में है। अगर 8 फरवरी को पीटीआई को कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं थी, तो इन ज़िमनी में भी इजाज़त नहीं है। तो मुझे मेरे ख़्याल में कुछ सूरत-ए-हाल तो ऐसी बदली नहीं है जिसको वो प्री पोल रिगिंग कहें या वो कहें सूरत-ए-हाल सेम है। जो 8 फरवरी को सूरत-ए-हाल थी वही इन ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर सूरत-ए-हाल है, कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन बहरहाल प्री पोल रिगिंग में अब उनके को मज़ीद बंदे तो उठाए नहीं जा रहे, मज़ीद गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही बल्कि रिहाइयाँ हो रही हैं। अब तो 9 मई के मुल्ज़मान की भी ज़मानतें हो रही हैं और वैसे भी पार्लियामेंट में वो बहुत जो शोर मचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो देखा जाएगा कि फिर अब कौन-सी प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात ज़्यादातर पीटीआई हार जाएगी। ज़्यादा ज़िमनी इंतखाबात हुक्मरान इत्तेहाद जीतेगा, पीटीआई की ज़्यादा सीटें जीतने का कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। सर आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है कि कोर कमांडर मंगला एमन बिलाल अकबर ने कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले ली है। तो इसके अंदर की बात क्या है? क्या वजूहात बनी कि जिसकी बिना पर उन्होंने कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले ली है? देखें, ये कपल अज़ वक़्त रिटायरमेंट क्या होती है? कुछ हमारे जो मैंने देखा कि जो हमारे पीटीआई के ट्रोल्स हैं, मतलब अमेरिका में बैठे शाहीन शबाई साहब ने भी कहा कि जी बड़ी बगावत हो रही थी और ऐमन बिलाल को इसलिए निकाला गया है कि वो इमरान खान के हामी थे और वो इमरान खान की हिमायत कर रहे थे और भी 4-5 जर्नैल हैं जो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं।
ये फौज के अंदर बड़ा अनरेस्ट है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, मैं ऐसा नहीं समझता। ये कबल वक्त रिटायरमेंट या लेटर ऑफ थैंक्स आर्मी चीफ किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को देता है उस वक्त जब उसके ऊपर को बहुत बड़े इल्जाम साबित हो जाएं। मैं नहीं समझता कि एमन बिलाल साहब ने कोई इमरान खान की वजह से कबल वक्त रिटायरमेंट ली है। अगर उन्होंने इमरान खान की वजह से कबल वक्त रिटायरमेंट लेनी ली होती तो 9 मई के बाद ले लेते। इमरान खान की वजह से कबल वक्त रिटायरमेंट लेनी होती तो वो जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ था उस वक्त ले लेते। अगर वो 9 मई के बाद फौज के साथ खड़े थे, अगर वो 9 मई के बाद जो है फौज के बयानिए के साथ खड़े थे, अगर वो 9 मई के बाद से अब तक कोर कमांडर थे, तो इसका मतलब है वो आसिम मुनीर की टीम में थे। वैसे उन्हें जनरल बाजवा ने कोर कमांडर लगाया था। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी 9 मई के बाद इमरान खान के साथ खड़ा था और वो कोर कमांडर भी लगा हुआ था। दो बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। को 9 मई के बाद बहुत सारे फौजी अफसरान के खिलाफ एक्शन हुआ, जो उस वक़्त जिनके ऊपर शक का इज़हार किया गया कि वो दूसरी तरफ मौजूद थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐमन बिलाल अकबर साहब जो हैं, वो कहीं तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े होने की वजह से कोई उन्होंने कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ली है। उनको उनको फ़ौज की डिसिप्लिनरी कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ जो मेरी इत्तलात हैं। वैसे मैं ये भी बताता चलूँ कि जब डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की रिटायरमेंट हो रही थी, तो तब उनकी जगह डीजीआई लगने के लिए भी ऐमन बिलाल का नाम सामने आया था। और ये उस वक़्त बहुत फ़ेवरेट थे डीजीआई लगने में, लेकिन फिर डीजीआई की एक्सटेंशन हो गई और ये डीजीआई ना लग सके, लेकिन ये कोर कमांडर मंगला बरकरार रहे। ये भी एक अजीब दिलचस्प बात है कि इनका ताल्लुक 80th लॉन्ग कोर्स से है। अब 80th लॉन्ग कोर्स को जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन कबल 80th लॉन्ग कोर्स को प्रमोट किया था और उनमें से लेफ्टिनेंट जनरल बनाए थे। उन तमाम 80th लॉन्ग कोर्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल बने थे, उनमें से सिर्फ ऐमन बिलाल अकबर को कोर मिली थी, कोर कमांडर मंगला वो लगे थे। बाकी 80th लॉन्ग कोर्स के किसी जर्नैल को कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली और वो सब खुदे लाइन लगे हुए हैं। उनमें से और किसी को कोर कमांडर नहीं लगाया गया, ये गुड बुक्स में थे। लेकिन अब इनके खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ। तो फौज के अंदर इनके हवाले से कुछ और मामलात पर ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, जिनके बाद इनको रिटायरमेंट लेने का कहा गया है। फौज में लेफ्टिनेंट जनरल को घर भेजने का यही तरीका है कि उसको घर भेजने के लिए रिटायरमेंट का कह दिया जाता है, या लेटर ऑफ थैंक्स कह दिया जाता है। जो कोर कमांडर लाहौर थे, जब 9 मई हुआ, उन्हें भी ऐसे ही घर भेजा गया था। तो आप कह सकते हैं कि कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट है या इस्तीफ़ा ले लिया गया है या लेटर ऑफ थैंक्स दिया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक है। ये फ़ौज के अंदर के डिसिप्लिन का मामला है। उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं। हमने राहील शरीफ के दौर में भी देखा था कि एक जर्नैल को करप्शन पे निकाला गया था, और भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है। लेकिन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई और किस बारे में हुआ, ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका जाने का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। कुछ फैज़ाबाद धरने को लेकर बात करेंगे तो जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को क्लीन चिट कैसे मिल गई है? अंदर की बात क्या सामने आई अब तक? देखिए, उन्हें क्लीन चिट मिली है शायद खकान अब्बासी की वजह से। जो वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि आप जाकर रिपोर्ट पर मुआहदे पर दस्तखत करें, और मैंने रिक्वेस्ट की है एज़ प्राइम मिनिस्टर। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर बतौर वज़ीर आज़म शायद खकान अब्बासी ने आईएसआई को एक सियासी मामले में इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और उस वक़्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज़ को एक सियासी धरने को उठाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मुआहदे पे दस्तखत करने के लिए कहा है, तो शायद हकान अब्बासी ने और एहसन इकबाल ने, दोनों ने अपने हलफ से गद्दारी की है, और जनरल फैज़ ने भी अपने हलफ से गद्दारी की है। ये क्लीन चिट नहीं मिली है। देखिए, एक बात तो साबित हो गई कि जनरल फैज़ ने एक सियासी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एक सियासी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए क्या है कि आइन उन्हें इजाज़त नहीं देता। जिस चीज़ की आइन उन्हें इजाज़त नहीं देता, उसकी वज़ीर-ए-आज़म भी उन्हें इजाज़त नहीं दे सकता। मतलब जो चीज़ आइन में मना है, वो वज़ीर-ए-आज़म भी कहे तो आपने नहीं करनी। बड़ा क्लियर है, क्योंकि आइन तोड़ेंगे, आइन की खिलाफवर्जी करेंगे, आपको सज़ा मिलेगी। ये कोई जवाज़ नहीं है कि जी मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, लिहाज़ा मैंने जाके सियासी मुआहदे पे दस्तखत कर दिए। आपको वज़ीर-ए-आज़म भी अगर कहे तो फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। लिहाज़ा मैं इसको क्लीन चिट नहीं समझता। मैं समझता हूँ अगर ये साबित हो गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा और उन्होंने एक सियासी मुआहदे पे दस्तखत किए,
ये बात वो मान गए हैं कि मेरे दस्तखत हैं, ये बात मान गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे किए। ये क्या दलील है कि जी वो शाहिद खकान अब्बासी ने चूँकि मुझे कहा था तो मैंने गैर आइनी काम कर दिया। फिर अगर शाहिद खकान अब्बासी के कहने पे आपने गैर आइनी काम किया तो शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों ने ही गलत काम किया ना। इसके कहने थे फैज़ाबाद के धरने में के मुआहदे पर जनरल फैज़ के दस्तखत जस्टिफाई नहीं हो जाते। कल को 2 सियासी जमातों का आपस में लड़ाई हो, तो डीजीसी बीच में बैठ के 2 सियासी जमातों में सुलह कराएगा और बीच में मुआहदे में दस्तखत कर देगा। कल को आप कहेंगे 2 जी। सियासी जमातों में शराकत इक़्तिदार का मुआहदा हो रहा है कि मिलकर हुकूमत बनाएँगे। एक सियासी जमात कह देगी जी फौज गारंटर होगी तो मैं बनाऊँगी। तो क्या डीजीआई बीच में दस्तखत कर देगा उस सियासी मुआहदे के कि जी मुझे कहा गया था पाकिस्तान की हुकूमत बन रही थी तो मैंने दस्तखत कर दिए। किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है दस्तखत करना। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि जी। लोग इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। इतराफ़ जुर्म हो गया है। अब उस इतराफ़ जुर्म की सज़ा होनी चाहिए। वैसे तो क कायदे-आज़म ने भी कहा है कि अगर किसी सरकारी मुलाज़िम को कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम करने के लिए कहा जाए तो वो इनकार कर दे। जनरल फैज़ को अगर कहा भी गया था कि आप एक सियासी मुआहदे पे दस्तखत करें, उनके हलफ़ का तकाज़ा था वो इनकार कर देते कि मेरा हलफ़ ये इजाज़त नहीं देता मुझे कि मैं इस पे दस्तखत करूँ। जब उन्होंने दस्तखत किए हैं, तो उन्होंने अपने हलफ से रूगर्दानी की है, जो बतौर फौजी उन्होंने उठाया हुआ था। सर, यहाँ पर एक और बात भी मैं जानना चाहूँगी कि साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि आज फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट आई है, फैज़ाबाद धरने की सारी ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी गई है। तो अब आप फवाद चौधरी के इस बयान पर क्या कहेंगे? जी, अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो धरना करा ही फैज़ रहा था, जो धरना करा ही फ़ौज रही थी, उसकी ज़िम्मेदारी आप पंजाब हुकूमत पर डाल दें, किसी और हुकूमत पर डाल दें। मेरा मतलब है फवाद चौधरी साहब को नहीं पता कि जब इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, तो उनको जब लाहौर में रोकने की कोशिश की थी, तो फ़ौज ने वो कोशिश नाकाम नहीं बना दी थी। ताहिर अल कादरी को जब रोकने की कोशिश की थी मॉडल टाउन में जब उसकी बैरियर्स हटाए थे, तो फिर आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज नहीं खड़ा कर दिया था। तब भी तो एक सड़क ही खुला रही थी ना पंजाब हुकूमत। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को ना रोकने की देने के लिए भी तो फ़ौज ने दबाव डाला था ना। अगर अगर जनरल फैज़ ने मुआहदे पे मैं आपको बताऊँ, जिसने धरना कराया वही धरना खत्म करा सकता है। धरना 2 तरह खत्म हो सकता था। या हुकूमत अपनी ताकत से खत्म कराती या जिसने कराया वो उठाने की सलाहियत रखता था। तो अगर जनरल फैज़ उनको उठाने की सलाहियत रखता था, तो जनरल फैज़ उन्हें बिठाने की सलाहियत भी रखता था। जिसने बिठाए हुए थे शायद खान ने यही कहा होगा ना, भाई आपने बिठाए हैं, आप ही उठा दें। अब सूरत-ए-हाल ये है कि शायद खान अब्बासी साहब अपनी नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। वो फ़ौज से लड़ना नहीं चाहते हैं, वो गुड बेबी बनना चाहते हैं, उन्हें फ़ौज का आशीर्वाद चाहिए। उन्हें पता है कि आज वो फैज़ के खिलाफ गवाही देंगे, कल कोई नया डीजीआई उन पे एतबार नहीं करेगा। तो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं एतराफ़ जुर्म समझता हूँ। मैं समझता हूँ जो उठा वो ही सकता है जिसने बिठाया हो। अगर फैज़ ने तो आप उठाया है तो फैज़ ने बिठाया है। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सर, अब एक और बात बताइएगा कि सऊदी वफ़द जो पाकिस्तान आया था, तो क्या वो दौरा कामयाब रहा है या नहीं? मेरे ख़्याल में दौरा बहुत कामयाब रहा है और $9 बिलियन की सरमायाकारी की बात हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत भी बहुत प्रिपेयर्ड थी। जो रिपोर्ट्स आई हैं कि वो बहुत फ़ैसिनेट हुए हैं, उनको बहुत पॉज़िटिव लगा है पाकिस्तान हुकूमत का रवैया और पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इतनी तैयारी के साथ किसी वफ़द को रिसीव किया है और ये $9 बिलियन मुझे लगता है अगले 6 महीने में जो है वो हो जाएँगे मैच्योर और मुझे इसमें अब कोई रुकावट नहीं लगती। ये शहबाज शरीफ की पहली बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने सऊदी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मैच्योर कर लिया है और हम इसको शहबाज शरीफ की कामयाबी के तौर पर ही देखते हैं। सर, यहाँ पर एक और भी बात बताइएगा, गरीब आवाम के लिए, हम सब के लिए बहुत बात अहमियत की हामिल है कि ये ₹16 की तंदूर की रोटी का क्या मामला है और सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से तमाम एमएनएज़, एमपीज़ को हिदायत जारी की गई हैं कि जितने भी तनूर हैं, उनकी निगरानी की जाए। देखें, ये जो हुकूमतें हैं ना, इनका काम अवाम अवाम की फलाह करना है, पब्लिक के की वेलफेयर के लिए काम। अगर रोटी सस्ती हो रही है तो हमें इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए पहली बात। ये एक पॉज़िटिव काम है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की चारों सूबाई हुकूमतों के दरमियान कारकर्दगी का मुवाज़ना होना चाहिए। ये केपी और पंजाब हुकूमत के दरमियान आजकल बड़े तनाव चल रहा है, उधर से बैरिस्टर साहब बयान देते हैं, इधर से उज़मा बुखारी बयान देती हैं।
ये बयानात की बात नहीं है। कारगर अगर पंजाब 16 रुपए की रोटी बेचने के लिए काम कर रहा है, तो सिंध, बलूचिस्तान और केपी में भी 16 रुपए की रोटी बेचनी बेचनी चाहिए। आटे की तो एक ही कीमत है। अगर आटा 500 रुपए की सस्ता हुआ है, तो उसके आम आदमी को रिलीफ जाना चाहिए। हम इस पे मरियम नवाज को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? मतलब मैं देख रहा हूँ मरियम नवाज की मुखालफत में लोग कह रहे हैं कि जी ये 100 रुपए की रोटी बेच के बड़ी ज्यादती की जा रही है। भाई ज्यादती होती है अगर 20 रुपए से 25 रुपए की हो जाए, अगर वो सस्ती करा रही है, अगर वो सस्ती रोटी अवाम को देना चाहती है, तो ये कौन सी जाती है? जो हुकूमतें अपने सूबों में सस्ती रोटी नहीं देने में दिलचस्पी रखती, हमें उन हुकूमतों पर दबाव डालना चाहिए। देखिए ना, उसने मरियम नवाज ने कहा एयर एम्बुलेंस की बात, पहले पीटीआई और केपी हुकूमत ने बड़ी मुखालफत की, अब खुद उसकी उस तरफ चल पड़े हैं। आप कारकर्दगी का मुआवजा करें। पंजाब में ऑरेंज लाइन चल रही है, मेट्रो बसेस चल रही हैं, उनका और बीआरटी का मुआवजा कर लें, कौन सी ठीक चल रही है, कौन सी बुरी चल रही है। तो मेरे ख्याल में कारकर्दगी का मुआवजा होना चाहिए, और ये रोटी ही सिर्फ सस्ती नहीं होनी चाहिए। हमें तो हर चीज सस्ती करने के लिए हुकूमत का साथ देना चाहिए। अगर हम हुकूमत की मुखालफत करेंगे, फिर हुकूमत कोई चीज सस्ती करने में दिलचस्पी नहीं रखेगी। लिहाजा अगर कोई चीज सस्ती हो रही है, तो हमारा काम है उसको सपोर्ट करें और कहें कि उसको सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।